आस्था के थप्पड़ मारने से मिलन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरे मॉम डैड से मैं बात करूँगा। कुछ दिन बाद वह तुम्हारे लिए शगुन का सामान लेकर आएंगे। अब मैं चलता हूँ और इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। चिंता मत करो, तुम्हें मेरा चेहरा रोज देखने को मिलेगा। मैं चलता हूँ। यह कहकर वह उसके माथे पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। आस्था गुस्से से कहती है, बेवकूफ़ इंसान, मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हारे कारण मेरे पापा रोए हैं। तभी गाड़ी से दादी माँ उतरते हुए कहती हैं, वह लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम एक बार उसे मौका देकर क्यों नहीं देखती। उसकी बात सुनकर आस्था उसकी तरफ देखती है और कहती है, दादी माँ, एक बार मैंने अपनी ज़िंदगी किसी के नाम कर दी है, दोबारा नहीं करना चाहती। इसलिए प्लीज़ मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते में मत बांधिए। दादी माँ कहती हैं, यह कोई बंधन नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है जो सब लोगों पर लागू है कि अगर कोई इंसान उसे छोड़कर चला जाए तो उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहिए। आस्था उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ और अब वही मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। चलिए मैं आपको मंदिर छोड़ देती हूँ। यह कहकर वह गाड़ी में बैठती है और दोनों मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। मानवी का अपार्टमेंट। मानवी अभी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसके अपार्टमेंट का डोरबेल बजता है। वह जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अभिनय खड़ा था। उसे देखकर वह कहती है, तुम इतना सुबह सुबह, अभी तो हम दोनों कॉलेज में मिलने वाले थे ना। अभिनय कहता है, क्या मैं तुम्हें लेने आ गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर मानवी उसे गले लगाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे लेने आए। चलो साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज के लिए निकलते हैं। आज तो मुझे मेरा सारा प्रोजेक्ट भी जमा करना है। तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया कि नहीं। कहते हुए वह उसे लिविंग रूम की तरफ ले आती है। अभिनय तो बस एकटक उसके चेहरे को ही देख रहा था। वह उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसकी बात सुनकर मानवी कहती है, मैंने क्या झूठ बोला तुमसे, और तुम मुझसे इतना चिपकते हो कि मैं चाह कर भी तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। अभिनय कहता है, आखिरी बार और पूछ रहा हूँ, कुछ भी अगर छिपा रही हो तो बता दो प्लीज़। मानवी फिर कहती है, नहीं, मैं कुछ नहीं, इतना ही बोल पाई थी कि अभिनय उसके सामने वह फाइल रख देता है और कहता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। मानवी जब उस फाइल को देखती है तब उसे पसीने आने लगते हैं और वह अभिनय से थोड़ा दूरी बनाते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ से जाओ। अभिनय उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने लाते हुए कहता है, सच सच बताओ, यह सब क्या है और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। क्या इसलिए तुम मुझसे दूर रह रही थी। क्या इसलिए तुम हमेशा मुझसे कहा करती थी कि मुझसे दूर रहो। क्या इसलिए तुमने मेरे बच्चे को मार डाला।
क्या इसलिए तुमने हमेशा मेरे प्यार को ठुकराया? क्या इसलिए तुमने मुझे अच्छा बनाया? कहते हुए उसकी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थी। मानवी उसके हाथ को अपने कंधों से हटाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, बस तुम यहाँ से चले जाओ। अभिनय उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, सवाल का जवाब नहीं दे सकती? क्यों नहीं दोगी तुम जवाब? अगर मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ तो तुम भला मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दोगी? तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा मानवी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना जान माना है। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मानवी उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या बताती तुम्हें हाँ, कि मैं पल पर मर रही हूँ, या यह बताती कि मुझे कैंसर है ताकि तुम मेरा इलाज करवाओ ना और हमेशा के लिए मुझे अपने पास रखना चाहो? पता है मैंने आज से पहले किसी की तरफ अपनी नज़रें उठाकर भी नहीं देखा, न अपने लिए किसी के दिल में प्यार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में आए। मैं तुम्हें हमेशा खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन अगर अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं पूरी नहीं हूँ और ना ही पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तो चले जाओ यहाँ से। अभिनय गुस्से से उसके गले को पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चला जाऊं तो भी मैं मरता हुआ छोड़कर चला जाऊं? मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है जान कि मैं तुम्हें मौत से यूं लड़ता हुआ छोड़कर चला जाऊं। यह कहकर वह उसे गले लगा लेता है और कहता है, मेरी मॉम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगी। मानवी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, बहुत समय हो गया है, मैं नहीं बच पाऊंगी। और कहते हैं ना, प्यार में हमें किसी को बांध कर इस कदर नहीं रखना चाहिए कि वह इंसान आगे बढ़ना ही भूल जाए। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम जो चाहो वह कर सकती हो। अभिनय कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तब तक तुम्हारे साथ बन के रहना चाहूँगा जब तक तुम मेरे साथ बनकर रहोगी। और एक बात, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया है, उसे मैं यूँ मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। कहकर वह उसे ले जाने लगता है तो मानवी उसके हाथों पकड़कर अपने हाथों से उसे छुड़ाकर कहती है, कॉलेज चलते हैं, मुझे प्रोजेक्ट जमा करना है और हॉस्पिटल से मैंने चेक करवा लिया है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अभिनय उसे गोद में उठाता है और फिर अपार्टमेंट के बाहर लेकर चला जाता है। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर कॉलेज में सभी लोग अपने अपने क्लास में जाकर बैठ चुके थे। वेद हमेशा की तरह बैक बेंच में बैठा हुआ था। तान्या आती है और कनिष्क के सामने वाली कुर्सी में बैठ जाती है। होनी कॉलेज नहीं आई थी। लेक्चरर आते हैं और सभी को प्रोजेक्ट जमा करने के लिए कहते हैं। सभी अपना प्रोजेक्ट जमा कर देते हैं। जब वेद की बारी आती है तो उसकी तरफ देखकर लेक्चरर कहते हैं, क्या महाराज आपको अलग से लाकर मैं इनविटेशन दूं, तब जाकर आप अपना प्रोजेक्ट जमा करोगे। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया,
लेक्चरर जैसे ही उससे कुछ कहने वाले थे कि तान्या अपनी सीट से खड़ी होती है और एक प्रोजेक्ट का पूरा फोल्डर प्रोफेसर के डेस्क पर रखते हुए कहती है, सर यह रहा उनका प्रोजेक्ट। यह कहकर वह उसे जमा कर देती है और वापस आकर अपनी सीट में बैठ जाती है। वेद बस उसे घूरता रह जाता है। लेक्चरर अपना लेक्चर ख़त्म करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तान्या वेद के पास जाती है और कहती है, ऑनी से बात हुई क्या? मैंने उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया और उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तुम्हें पता है ऑनी कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में रहते हो ना? उसकी बात सुनकर वेद कहता है, मुझे नहीं पता। वह कल रात मेरे घर से चली गई थी क्योंकि मैंने उसे भेज दिया। तान्या उसकी बात सुनकर गुस्से से कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? एक लड़की के साथ वह सब करने के बावजूद उसे तुम छोड़ रहे हो बिना उसकी गलती बताए। और दूसरी बात, तुम उसे इतनी रात को अपने घर से अकेले ही कैसे जाने दे सकते हो? अगर उसे कुछ हो गया तो? उसकी बात सुनकर शौर्य कहता है, क्या ऑनी अभी तक घर नहीं पहुंची? उसके बाद वह तुरंत क्लास से बाहर चला जाता है और सीधा सचदेवा हाउस के लिए निकल जाता है। सचदेवा मेंशन जब शौर्य अंदर आता है तो देखता है वहाँ पर मिस्टर सचदेवा और मिस्टर सचदेवा बैठे हुए थे। जब मिस्टर सचदेवा की नज़र शौर्य पर पड़ती है तब वह गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? शौर्य उसे इग्नोर करते हुए सीधा मिसेस सचदेवा के पास जाता है और कहता है, आंटी क्या ऑनी घर आई है? उसकी बात सुनकर मिसेस सचदेवा परेशान होकर कहती हैं, नहीं, वह जब से वेद उसे ले गया है तब से वह वापस आए ही नहीं। क्या मेरी बच्ची तुम लोगों के साथ नहीं है? क्या हुआ है उसे? शौर्य कहता है, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। यह कहकर वह सीधा कॉलेज की तरफ निकल जाता है। जब वह कॉलेज पहुँचता है तो देखता है वेद चुपचाप कॉलेज की क्लास में बैठा हुआ था। वह उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींचकर सुनसान कॉरिडोर के पास लाकर उसके गाल पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, कमीने, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? तूने उसे अकेले जाने क्यों दिया? और दूसरी बात, तेरे कारण वह इतना ज़्यादा टॉर्चर और लेट कर रही है। जरा सी भी गिल्ट नाम की चीज़ नहीं है कि मैं एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, जो कुछ कर रहा हूँ उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मत सिखाओ। उसकी बात सुनकर शौर्य उसके कॉलर को पकड़कर कहता है, एक लड़की के साथ सोने के बाद तो उसकी भलाई के लिए सोच रहा है? वेद कहता है, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। शौर्य कहता है, अच्छा, तूने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन तू उसके साथ फिजिकल ही हो सकता है, जबकि तू तो होश में था, वह नशे में थी। तो तुझे उसे रोकना चाहिए था, रोका क्यों नहीं? वेद सिर्फ छोटा सा जवाब देता है, क्योंकि मैं उसे पाना चाहता था और अब कोई भी उसके पास जाकर भी उसे छू नहीं सकता, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। शौर्य कहता है,
और यह तुझे किसने कहा कि तू उसे अपने आप से दूर रखेगा? तब तक वह सुरक्षित रहेगी। तू पागल है, तुझे पता है ओनी तेरे साथ रहकर ही सबसे ज़्यादा सेफ है, फिर भी तूने उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। वेद कहता है ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाला है, ज़िंदगी में ज़्यादा और न घुसे, इसलिए बस थोड़ा दूर किया है। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसे ख़त्म करने के बाद मैं उसे वापस अपनी दुनिया में ले आऊँगा। अभी जो खतरा ओनी के सिर पर मंडरा रहा है उसे बस दूर करना है। तब तक प्लीज़ मुझे कमज़ोर मत करो। शौर्य कहता है जिस खतरे को तू दूर करना चाहता है वह खतरा ओनी को अपने साथ ले डूब रहा है। और ओनी ना ही सचदेवा मेंशन में है और ना ही दिल्ली में। वेद अपनी आंखें छोटी करके कहता है तुझे कैसे पता? और तुम इतनी कॉन्फिडेंट के साथ यह कैसे कह सकते हो? शौर्य कहता है क्या तू बेवकूफ़ होता जा रहा है या फिर मैं तुझसे ज़्यादा समझदार होता जा रहा हूँ? वेद, हम जिनसे प्यार करते हैं ना उसे खुद से दूर नहीं बल्कि अपने पास रखते हैं ताकि हम उसे सभी मुश्किलों से बचा सकें। लेकिन तू सच में कभी अंकल नहीं बन सकता, वेद कहता है, और ना ही मैं कभी मेरे डैड की तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे अलग हूँ, बहुत बहुत अलग, कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। शौर्य कहता है ओनी की जान खतरे में है, हो सकता है वह जिंदगी भर तुझसे दूर हो जाए, क्योंकि जो ओनी को अपने साथ रखना चाहता है वह तुझसे बहुत नफरत करता है। उसकी बात सुनकर वेद वहाँ से चला जाता है। शौर्य टेलीपैथी के दौरान सभी की तरफ यह न्यूज़ फैलाता है कि सभी आकर उसे हेल में मिले। जब वेद वापस क्लास में आता है तो तान्या कहती है तुम्हारा प्रोजेक्ट ओनी ने मुझे दिया था, अपना नहीं दिया था, क्योंकि वह अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करवा रही और उसने मुझे कल मैसेज करके कहा था कि वह यहाँ से बहुत दूर जा रही है। वेद उसकी तरफ देखकर कहता है और प्रोजेक्ट फाइल क्या तुम उससे लेकर आई थी? तान्या कहती है नहीं, उसने मुझे पोस्ट करवाया था। मैं भी थोड़ा हैरान थी कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। वेद कहता है ठीक है, और वह सीधा क्लास से तेज रफ्तार से निकल जाता है। क्लास में एक लड़का कल्पना की तरफ देखकर मुस्कुराता है। कल्पना उसकी तरफ देखती है और थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। भी जब यह देखता है तब वह कल्पना को कुछ नहीं कहता। उस लड़के के पास जाकर कहता है बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? क्यों, बता सकते हो? वह लड़का खड़ा होता है और कहता है मैं अकेले नहीं मुस्कुराया, उसने भी मुझे देखकर स्माइल किया। वीर उसके कॉलर को पकड़ता है और कहता है आइंदा से मुस्कुराने लायक तुम्हारा चेहरा नहीं रहेगा, इसलिए कभी मेरी वाली को देखकर स्माइल मत करना। क्या कहे उसे छोड़ देता है और कल्पना के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचकर कहता है तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम कब से ऐसी हो गई? कल्पना अपने हाथों को छुड़वाती है और कहती है तुम भला इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यह तो नॉर्मल है ना? और हाँ, अब मैं तुमसे प्यार का नाटक करके बोर हो चुकी हूँ, इसलिए चलो मैं अपनी असलियत तुम्हें बता ही देती हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ।
बस तुम्हें अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसाना था कि तुम बस मुझ में ही गुम होते रह जाओ। बाय। यह कहकर वह उसे धक्का देती है और वह वहाँ से चली जाती है। दिल्ली के अंत में एक आलीशान घर बना हुआ होता है जिसकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। उसी घर के एक कमरे में एक लड़की की सिसकियाँ लगातार गूंज रही थीं, जो कह रही थी बस ऐसे ही। वह लड़का उस लड़की के वेस्ट को मसलते हुए कहता है, इतना भी क्या तुम्हें उतावलापन हुआ जा रहा है मेरी जान? अभी तो पूरी रात बाकी है। लड़की उसके मसल्स पर अपने हाथों से चलाते हुए कहती है, लवी तुम इतना कठोर क्यों हो? थोड़ा नरम नहीं हो सकते क्या? वह लड़का उस लड़की के संवेदनशील जगह पर चूमते हुए काटता है तो उस लड़की की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज उठती हैं और वह उसके सिर को उसमें प्रेस करते हुए कहता है, कम ऑन। वह लड़का लगातार उसके उभरे होठों पर किस करता है, लिक करता है और जब वह लड़की पूरी तरीके से कांपने लगती है तब वह लड़का उसके अंदर दाखिल हो जाता है, जिस कारण उस लड़की की चीख उस कमरे में गूंज उठती है और वह उस लड़के के गले में अपना हाथ डालकर उसके होठों पर बार बार किस करने लगती है। वह लड़का लगातार उसे स्पीड के साथ अपने काम को बढ़ाने लगता है। वह लड़की को जब बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है तब वह उसे खुद से दूर करते हुए उससे कहती है, लवी उठो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लड़का उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उसके गले पर काटते हुए बस चूमता रहता है और लगातार अपनी रफ्तार बढ़ाता रहता है। जब वह लड़की से बर्दाश्त नहीं होता तब वह गुस्से से कहती है, हटो घटिया आदमी, मेरे ऊपर से राक्षस कहेंगे। लड़का उसके कान में जाकर डरावनी आवाज़ में कहता है, मेरे साथ सोने से पहले तुम्हें डर नहीं लग रहा? जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करने में तुम्हें दिक्कत आ रही? लड़की गुस्से से कहती है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज़्यादा कठोर हो। लड़का उसके होठों पर अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहता है, क्या आज से पहले मेरे जैसा तुम्हें कोई नहीं मिला था क्या? बस अब चुप करो, मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि डिस्टरबेंस मुझे पसंद नहीं है। लड़की रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वह लड़का गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे उल्टा करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। जब वह लड़की ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती तब वह लड़का उसे छोड़ देता है और कमरे से बाहर फेंककर दरवाज़ा बंद कर देता है। वह सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। वह लड़की बेहोश हो चुकी